और इजराइल कह रहा है ये ईरान धमकियां जरूर दे रहा है। उसने सोमवार को कहा था कि वो हमला करेगा। एक जो पोस्चर होता है, पब्लिक पोस्चर, और एक जो प्राइवेट में जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज होती हैं, वो दोनों में फर्क है। अभी कोई ऐसी स्थिति है नहीं। हालांकि ये सही है कि अमेरिका ने अपनी पनडुब्बियां मिडिल ईस्ट में भेजी हैं और जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भी भेजा है। पश्चिमी देशों ने इजराइल के साथ एकजुटता व्यक्त की है, ये भी सही है। पर जो कुल मिलाकर जो स्थिति अभी नजर आती है उसमें तीन चार फैक्टर्स हैं। एक तो फैक्टर ये है कि ईरान के साथ कोई है नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि उसमें इराक भी नहीं है, सऊदी अरब भी नहीं है, मुस्लिम देश बहुत सारे नहीं है ईरान के साथ, कोई महाशक्ति भी नहीं है ईरान के साथ। और सबसे बड़ी बात यह कि वो शिया देश है, 90% उसकी पॉपुलेशन शियाओं की है। उसमें जो सुन्नी है वो 5 से 10% के बीच में है। बाकी जो बहुत सारे मुस्लिम देश हैं गल्फ के या मिडिल ईस्ट के या वेस्ट एशिया के, वो अधिकतर सुन्नी देश हैं। तो आपने देखा था कि ईरान और इराक की भी लड़ाई काफी लंबे समय तक चली थी। इराक और कुवैत की लड़ाई चली थी। ईरान में पिछले 20 सालों के बाद मुझे लगता है कि आज नेटवर्क की आ गए जी। आज नेटवर्क की ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। 1 मिनट। पश्चिमी देशों से बेहतर जी ताल्लुकात रखना चाहते हैं जो नए राष्ट्रपति आए हैं, और अपने यहाँ भी वो रिफॉर्म्स करना चाहते हैं। जो आपने देखा होगा कि ईरान में सबसे ज़्यादा दिक्कतें हुई कट्टरपंथ को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर। तो एक नए किस्म का ईरान खड़ा हो रहा है। 9 करोड़ की आबादी है, कोई बहुत बड़ा देश नहीं है। तो इसमें ईरान के सामने बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि उसकी जो मुद्रा है रियाल, वो काफी उसका डिवेल्यूशन हो गया है, काफी गिर गई है वो। और उस पर जो पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाया हुआ है, अमेरिका ने एक्सपोर्ट करने पर प्रतिबंध लगाया। हालांकि भारत उस प्रतिबंध के बावजूद ईरान से मतलब सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है ईरान, भारत ईरान का। 4,20,000 बैरल प्रतिदिन जो क्रूड है वो भारत ईरान से प्राप्त करता है। तो एक तो मैंने ईरान का पक्ष बताया आपको कि ईरान इस स्थिति में है नहीं। पब्लिक पोस्चर अलग है, क्योंकि ये घटना को होकर 2-3 सप्ताह हो गए, पर वो लगातार कह रहे हैं कि हम हमला करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पर अभी तक कुछ किया नहीं है। तो एक जो स्पॉन्टिनिटी होती है वो इसमें मुझे लगता नहीं है कि मामला जो कुल मिलाकर ठंडा हो रहा है। दूसरा मुद्दा है जो मैंने कहा अमेरिका का। अमेरिका में अमरीकी चुनाव चल रहे हैं, चुनाव की तैयारी चल रही है, और वहाँ का पूरा कारोबार यहूदियों के हाथों में है। पूरी की पूरी सिस्टम यहूदियों के हाथों में है। और अगर ये चुनाव तक मामला जो मिडिल ईस्ट का टलता नहीं है, और बाइडेन सक्रिय नहीं है, बाइडेन बीमार हैं, मतलब बाइडेन राष्ट्रपति हैं, वो जनवरी तक रहेंगे शपथ, नए राष्ट्रपति की शपथ लेने तक, और 4 नवंबर को चुनाव है वहाँ अमेरिका में। पर बाइडेन विड्रॉ कर चुके हैं, मतलब उन्होंने कमला हैरिस को उम्मीदवार बनवा दिया। अमेरिका में इस समय पॉलिटिकली बहुत अलग स्थिति है। आप अगर देखें तो पूरा देश चुनाव में लगा है, और ऐसी स्थिति में हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पेंटागन अपना काम करता है, विदेश मंत्री अपना काम करते हैं, रक्षा मंत्री करते हैं। उसके बावजूद इसके जो ये मिडिल ईस्ट के
जो परिणाम होंगे वो पूरे के पूरे अमेरिकी चुनाव पर होंगे, और वो अभी मतलब अगर इजराइल के खिलाफ वो परिणाम होते हैं किसी भी तरह के, क्योंकि जब अप्रैल में ये इन्होंने ईरान ने 300 ड्रोन दागे थे इजराइल पर, वो सीरिया में जो ईरान के प्रतिष्ठान पर जो हमला हुआ था उसके रिटेलिएशन में, तो उसके बाद से काफी घबराहट फैल गई थी पूरे अमेरिका में कि ये क्या होने जा रहा है। तो इसलिए ये अमेरिका भी इस स्थिति में नहीं है, वो टालना चाहते हैं। और ब्रिटेन में अभी सरकार नई नई आई है, वो बहुत दिक्कत में है, वहाँ ब्रिटेन में भी बहुत दिक्कतें चल रही है। तीसरा पक्ष इजराइल का है। इजराइल में एक बहुत बड़ी जो आबादी है और जो वहाँ के जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वो नेतन्याहू के खिलाफ हो गए हैं, वो उनको हटाना चाहते हैं वहाँ से। और जो गाजा में इनका ऑफेंसिव है इजराइल का, उसको लेकर नेतन्याहू बहुत अनपॉपुलर हो गए हैं, क्योंकि वो बंधकों को छुड़ा नहीं पाए हैं वहाँ से, जो अभी भी उनके पास बंदी हैं जो गाजा पट्टी में। ये जो कुल मिलाकर मैंने आपको स्थिति बताई कि ये जो तमाम इंडिकेटर्स हैं वो ये बताते हैं कि जो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा, क्योंकि जो ईरान को लगता है और लोगों को लगता है, ईरान को लगता है कि ये अगर रीजनल वार अगर कुछ हुआ तो ये बहुत ईरान को आइसोलेट कर देगा पूरे दुनिया में, और ईरान की पूरी इकोनॉमी को ध्वस्त कर देगा। ईरान अभी इस स्थिति में है नहीं कि वो इस तरह की कोई जोखिम मोल ले सके। तो इसलिए पश्चिमी देश जितने हैं वो खड़े हैं, ये सही है, इजराइल के साथ खड़े हैं, अमेरिका के कारण खड़े हैं, इटली भी है, जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी हैं। तमाम चीजें हैं जो कवर दे रही हैं इसको, इजराइल को किसी भी हमले के खिलाफ। एक पॉइंट और है कि ईरान को सबसे बड़ा खतरा ये कि इजराइल और अमेरिका मिलके उसका जो परमाणु संयंत्र है उस पर हमला कर सकते हैं, उसके रिएक्टर्स पर हमला कर सकते हैं। दुनिया बहुत ऐसा है कि ये जो खबर है ये मंडे की खबर है कि वो इजराइल ईरान हमला कर सकता है, पर देखिए क्या होता है कि एक जो ऊपरी खबर होती है, जो चीजें होती है, और जो एक प्राइवेट में जो नेगोशिएशंस इन लोगों के बीच में अभी चल रहे हैं, वो इस तरह के चल रहे हैं कि उसमें ईरान इस स्थिति में नहीं है और दुनिया के देश भी नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकें। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये मटेरियलाइज नहीं होगा, ये युद्ध में नहीं बदलेगा। ये जो वेस्ट एशिया में, मिडिल ईस्ट में जिस तरह के तनाव की स्थिति एक लंबे समय से बनी हुई है, अभी देखिए कि सऊदी अरेबिया के खिलाफ जो प्रतिबंध था वो अमेरिका ने हटा लिया है। इसका मतलब है कि अमेरिका उसको हथियार बेच सकेगा और सऊदी से वो ऑयल भी ले सकेगा। मतलब सऊदी के खिलाफ अमेरिका सबसे नाराज था ये ह्यूमन राइट्स को लेकर। बहुत सारे फैक्टर्स इसमें अमरीश जी काम कर रहे हैं। तो मैं अभी तो इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर जी बिल्कुल बाद में आप कहेंगे तो कुछ और जोड़ना होगा जी तो आप बताइए। जी।